हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आगाज़ इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वह भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। फुल कॉन्फिडेंस में भी आप होंगे अपने सिलेक्शंस को लेकर। आज यूनिट 1 जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में है, भारत का इतिहास, आज उस यूनिट की हमारी दूसरी क्लास है। जो सिलेबस में पहला टॉपिक दिया गया है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, तो उसी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की आज हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास पहले हमारी हो चुकी है जिसमें हमने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में बात की थी कि आखिर में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा कैसी रही है ना, किस प्रकार से प्राचीन भारत में जो ज्ञान परंपरा थी तो किस प्रकार में वहाँ स्टडी होती थी, कब बच्चे पढ़ने जाते थे, कहाँ पढ़ने जाते थे, कैसे पढ़ते थे, किन विषयों को पढ़ाया जाता था, और उस समय शिक्षा का उद्देश्य क्या हुआ करता था, या शिक्षा का क्या मूल उद्देश्य होता था। वो सारा ही हमने पिछली क्लास में देखा था। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास को भी देख ले। आज हम क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से रिलेटेड जो और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस परीक्षा में बन सकते हैं, या और भी महत्वपूर्ण बातें जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित हैं, उन्हें आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वह है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताएं। आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताएं, या हम यूं कहें कि प्राचीन भारत में जो शिक्षा थी उस शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, जो ज्ञान परंपरा थी उसकी क्या विशेषताएं थी। प्रीलिम्स में बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। यहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है निम्न में से कौन सी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता रही या नहीं रही, इस टाइप से प्रश्न हो सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझना होगा, एक एक फैक्ट्स को अच्छे से क्लियर आपको देखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न सीधे न पूछकर घुमा फिरा कर भी एग्जामिनर पूछता है। तो ये टॉपिक में जो आपकी अवेयरनेस है वो अच्छी होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताओं की। तो यदि हम सबसे पहली विशेषताओं की बात करें तो संतुलित विकास पर ध्यान। संतुलित विकास का क्या मतलब? आज की जो शिक्षा है उसमें किस पर ध्यान दिया जाता है? आज की शिक्षा में ध्यान दिया जाता है कि भाई ये सब्जेक्ट है और कैसे भी करके हम इनको रट ले, पढ़ ले, है ना, रट ले, और बस पेपर हमको मिले और उस पेपर में जो क्वेश्चन आए बस हम उसको लिख लें, है ना। यही आज शिक्षा का उद्देश्य है ना। आज हम वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य यही है ना। स्कूलों में हम भी पढ़ते हैं, आप भी स्कूलों में पढ़े हैं, हम भी स्कूलों में पढ़ते थे, तो हम सबको पता है ये बात कि स्कूलों में जब हम पढ़ते थे तो ऐसे ही होता था कि जो किताबें होती थी पूरा फोकस यही होता था कि इसको कैसे भी करके रट लिया जाए, और परीक्षा में जब प्रश्न आए तो बस उस प्रश्न को पढ़कर उत्तर को पूरा लिख दिया जाए, है ना। कॉलेज वगैरह में तो लड़के ऐसा भी करते हैं कि प्रश्न की 2-3 लाइनें, सॉरी, उत्तर जो लिखते हैं तो उत्तर की 2-3 लाइनें प्रश्न से मैच करती हैं, आखिरी की 2-3 लाइनें प्रश्न से मैच करती हैं, और बीच में तो वो कुछ भी जो भी उनके मन में हो भावनाएं वो व्यक्त कर देते हैं। बहुत सारे तो फिल्मी गाने भी लिखते हैं। तो ऐसी ही पढ़ाई आज हम करते हैं, क्योंकि हमारे पढ़ाई का सिर्फ उद्देश्य है कि कैसे भी करके पास हो जाना, कैसे भी करके बस एक डिग्री हमें मिल जाए, कैसे भी करके हमको एक रिजल्ट मिल जाए, फर्स्ट डिवीजन का, सेकंड डिवीजन का, बस मिल जाए, है ना, ये उद्देश्य था। लेकिन उस समय शिक्षा का जो उद्देश्य था ना वो एक संतुलित विकास था। आज सिर्फ सिर्फ कैसा विकास पर हम ध्यान देते हैं, कैसे भी करके डिग्री मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बस ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन उस समय जो उद्देश्य था शिक्षा का वो एक संतुलित मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी कैसे हो। पहले स्कूलों में, गुरुकुल में, है ना, जो गुरुकुल ही उस समय स्कूल होते थे, तो जो गुरुकुल अर्थात उस समय के जो स्कूल थे, है ना, तो उनमें योग की भी शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, है ना। प्राथमिक चिकित्सा वगैरह कैसे की जाए उनकी भी शिक्षा दी जाती थी। लोगों को व्यायाम भी करवाए जाते थे, जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें। साथ ही साथ उन्हें ग्रंथों का, जो उस समय ग्रंथ थे, वेद वगैरह,
इनको भी उनको पढ़ाया जाता था, नैतिक शिक्षा भी उन्हें दी जाती थी। मतलब इंसान का एक संतुलित विकास, मतलब यूं कहें हम संतुलित कहें या इसे हम समुचित कहें, इंसान को समुचित रूप से विकसित किया जाता था, है ना। उसे कई प्रकार की युद्ध कलाएं भी सिखाई जाती थी, जो नॉर्मल युद्ध कलाएं होती है ना, जितना एक हर इंसान को आना चाहिए, है ना, वो भी उन्हें वहां पर उनकी भी उन्हें वहां पर शिक्षा दी जाती थी, व्यायाम करवाए जाते थे, योग करवाए जाते थे, है ना। आज भी स्कूल में सरकार इस उद्देश्य पर काम करती है ना, प्ले ग्राउंड वगैरह छोटे बच्चे स्कूलों में होते हैं, या जो थोड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं वहां पर जो स्कूल होते हैं वहां पर भी ग्राउंड की व्यवस्था होती है। आपने देखा होगा कोई भी स्कूल अगर आपने देखा हो ना, तो वहां पर भी ग्राउंड अवश्य होगा, है ना। स्कूल का रूल्स है कि भाई स्कूल में ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि सरकार का इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ग्राउंड रखने से क्या है? ग्राउंड रखने से ये फायदा है, ग्राउंड इसलिए रखा जाता है ताकि मानसिक विकास के साथ साथ बच्चे का शारीरिक विकास भी हो, क्योंकि शारीरिक विकास बहुत जरूरी है इंसान को आगे बढ़ने के लिए। आपका अगर शारीरिक विकास नहीं होगा तो आपका मानसिक विकास भी नहीं होगा, है ना। जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितनी आपकी बॉडी एक्टिव होगी, उतना ही आपका दिमाग भी तेज होगा। तो इन ग्राउंड के पीछे का उद्देश्य ये है। लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था में ग्राउंड है जरूर, पर उन ग्राउंड में खेलने वाला कोई नहीं है। कारण कारण है बच्चों के ऊपर थोपे गए इतने सारे कोर्स, बच्चों के ऊपर थोपे गए इतने सारे सब्जेक्ट, मतलब स्टडी का ही इतना बोझ कर दिया गया बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, कि उन्हें बेचारों को फुर्सत ही नहीं मिलती उन ग्राउंड में खेलने की, है ना। ग्राउंड में अगर खेलेंगे तो वो पढ़ेंगे कब? पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, वो डर, है ना। पास होना है, पास होंगे तब नौकरी मिलेगी, है ना। मतलब बहुत सारे दिमाग पर इतना प्रेशर है बच्चों के कि बच्चा जो है वो दूसरी एक्टिविटी के बारे में तो आज सोच भी नहीं पा रहा। आप और हम जिस एज में पढ़े हैं, है ना, अगर मैं बात करूं, जिन लोगों ने लगभग आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो दी हो, तो आपने देखा होगा कि उस समय क्या होता था, पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं होता था, है ना। जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो प्रॉपर करवाई जाती थी, है ना। स्कूलों में क्रिकेट मैच होते थे, कबड्डी मैच होते थे, बहुत सारे बहुत सारे खेल कूद स्कूलों में करवाए जाते थे। परंतु आज स्कूलों में ये चीजें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं हो रही हैं, हो रही हैं, कम हो रही। कम क्यों हो रही? क्योंकि बच्चों ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। बच्चे अब उतना इंटरेस्ट इसमें आते नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें पढ़ना है। वो क्रिकेट खेलेंगे तो पढ़ेंगे कब? स्कूल स्कूल पढ़कर घर आए तो घर आकर कोचिंग जाना है ना, कोचिंग जाना। अब कोचिंग जाना है तो 3-4 घंटे कोचिंग में बैठे हैं। अब बच्चा स्कूल में प्रेशर में अपनी लाइफ जी रहा है, घर आके घर वालों ने इसको भेज दिया कोचिंग, क्योंकि घर वालों को भी पता है ये घर पे इसकी कौन ध्यान रखेगा। माता पिता भी आज सब बिजी हैं, है ना। कौन बच्चों के साथ रहेगा? ये इधर उधर खेलता फिरेगा। इससे अच्छा है कि इसको कहीं कोचिंग भेज देते हैं। तो जब तक माता पिता घर नहीं आते तब तक बच्चों की करवा दी जाती है कोचिंग। बच्चा 3-4 घंटे कोचिंग पर रहता है। अब सोचिए, बच्चा सुबह 8 से 1-2 बजे तक स्कूल में बैठा है, घर आया, घर से फिर जाकर कोचिंग में बैठा है, तो बच्चे को खेलने कूदने का तो समय ही नहीं मिला ना, बच्चे को अपने शारीरिक विकास का तो समय ही नहीं मिला ना। तो इसलिए आपने देखा होगा ना, अभी सरकार ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों की कोचिंग जो है उसको बंद कर दिया है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसके उस फैसले के पीछे का कारण यह भी है ना, कि बच्चों का फिर समुचित विकास कैसे होगा, बच्चों का संतुलित विकास कैसे होगा, है ना। आज की जो ज्ञान परंपरा है या आज की जो शिक्षा पद्धति है, उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें सिमटती जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें जो है कम होती जा रही हैं। आपने देखा होगा ना, कई सारे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट कौन सुसाइड कर रहे हैं? मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, है ना। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो लोग तो सुसाइड करते ही हैं। क्यों सुसाइड करते हैं? मतलब सभी का नहीं बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सब सुसाइड करते, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, है ना। ऐसा मत बोलना कि सर आप बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना मतलब सुसाइड करना, है ना, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने सपनों को, एक बेहतर समाज को ढालने में आप अपनी भूमिका निभा सकते हो। लेकिन आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में बच्चे भी निराश हो जाते हैं, जब उन्हें कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं तो वो इस प्रकार के कदम उठा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जीवन के किसी भी समय, किसी भी क्षण आपको निराश नहीं होना चाहिए।
है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में बच्चे निराश होकर इस प्रकार का कदम तो उठाते ही हैं, उठा लेते हैं कई बार। लेकिन आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे स्कूलों के बच्चे हैं, छोटे छोटे स्कूलों से मेरा मतलब छोटी छोटी क्लासों के, कोई 8वीं पढ़ रहा है, कोई 10वीं पढ़ रहा है, कोई 12वीं पढ़ रहा है, या कोई कॉलेज में है, वो लोग भी, वो बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे सुसाइड करते हैं तो वहाँ उनके पीछे के कारण होते हैं समाज का दबाव, है ना, उनके पीछे के, उनके ऊपर के जो मतलब जो कारण होते हैं, अब नौकरी नहीं मिलेगी, अब क्या करेंगे, बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, अभी तक पास नहीं कर पाए, अभी तक नौकरी नहीं मिली, कोई भी रोजगार नहीं है, तो फिर उस निराशा में बच्चे जो हैं इस प्रकार के कदम उठा लेते हैं। हालांकि बिल्कुल गलत है, इस प्रकार के कदम इंसान को कभी भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी क्लास में बच्चे जो 8वीं में पढ़ रहे हैं, 5वीं में पढ़ रहे हैं, वो भी इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? उनके ऊपर पढ़ने वाला पढ़ाई का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर ही उन बच्चों के ऊपर इतना डाल रखा है कि वो बिल्कुल परेशान, डिमोटिवेट होकर इस प्रकार के कदम उठा लेते हैं। क्योंकि घर वाले उनसे अपेक्षा इतनी रखते हैं, कुछ भी कर ले तेरे को फर्स्ट आना है, कुछ भी कर ले इस बार तेरे को मेरिट में आना है। और जब बेचारा बच्चा मेरिट में नहीं आ पाता, फर्स्ट नहीं आ पाता, तो वो उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे घर वाले तो इतना सोच रहे थे कि मैं फर्स्ट आऊंगा, लेकिन मैं फर्स्ट नहीं आ पाया। और बच्चे जो होते हैं मन के बड़े कच्चे होते हैं, और वो इस प्रकार के कदम उठा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे का कारण क्या वो बच्चे हैं? नहीं, इसके पीछे का कारण है, मतलब बच्चों की सुसाइड करने के पीछे का जो कारण है, वो कारण है हमारा आज का समाज, वो कारण है हमारी आज की शिक्षा पद्धति, वो कारण है हमारी उनसे अपेक्षाएं। हम क्यों बच्चों से इतनी अपेक्षाएं रखें? हम बच्चों को जितना फ्री रखेंगे, जितना हम उनको मतलब फिजिकली एक्टिविटीज हम उन्हें करने देंगे, मेंटली हम जितना उन्हें फ्री रखेंगे, उतना ही वो ज्यादा ग्रो करेंगे, उतना ही वो ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं उस समय की जो शिक्षा पद्धति होती थी, जो हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा होती थी, उसका जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य संतुलित विकास पर आधारित था। संतुलित विकास पर ध्यान दिया जाता था। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यायाम, योगासन, ये सारी चीजें करवाई जाती थी, जो कि आज की शिक्षा पद्धति में कहीं ना कहीं मिलती है। बाह्य नियंत्रण से मुक्ति, उस समय की जो शिक्षा होती थी, उस समय की जो ज्ञान परंपरा थी, वो बाह्य नियंत्रण से मुक्त होती थी। अ, बाह्य नियंत्रण से मुक्त का अर्थ क्या होता है? बाह्य नियंत्रण से मुक्ति से तात्पर्य, जैसे आज आपने देखा होगा, आपका सिलेबस कौन डिसाइड करता है? आपकी जो शिक्षा पद्धति है वो कौन डिसाइड करता है? हमारे जो राजनेता हैं, कहीं ना कहीं जो सरकार है, वही यही सारी चीजें तय करती है। परंतु उस समय जो ज्ञान परंपरा, मतलब बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा, कब पढ़ाया जाएगा, ये सारा का सारा किसके हाथ में होता था? गुरुओं के हाथ में। ये सारा का सारा किसके हाथ में होता था? जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, उन्हीं के हाथ में होता था। किसी राजा की कोई दखल अंदाजी उसमें नहीं होती थी कि कोई राजा है तो वो राजा अपने राज्य के शिक्षकों या गुरुओं को कहें कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो बच्चों को पढ़ाओ, नहीं, वो गुरु ही बच्चों को शिक्षा देते थे। कोई भी बाह्य नियंत्रण उन पर नहीं था। जबकि आज की शिक्षा पद्धति को अगर हम उस समय से कंपेयर करें, तो आज की शिक्षा पद्धति में तो कहीं ना कहीं सरकार ही ये सारी चीजें देखती है ना। तो उस समय की शिक्षा पद्धति की ये भी एक विशेषता थी। तीसरी चीज, निशुल्क शिक्षा। उस समय शिक्षा निशुल्क होती थी। शिक्षा आज भी निशुल्क है ना। गवर्नमेंट जो है, आपको पता है ना, 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देती है। के बाद भी सरकारी स्कूलों में लोग पढ़ते हैं तो वहां पर भी बहुत कम जो है फीस लगती है बच्चों को पढ़ने की, है ना। शिक्षा पर हमेशा कम ही वसूला जाता है इससे बच्चों से, गवर्नमेंट के द्वारा। उस समय पूरी तरह से निशुल्क शिक्षा हुआ करती थी। गुरुकुल वगैरह जो होते थे, वहां पर कोई फीस नहीं लेते लेते थे। जो गुरु होते थे वो बच्चों का रहना, खाना पीना सब वहीं पर होता था। और ये सारी चीजें जो रेगुलेट होती थी, वो होती थी भिक्षा के द्वारा, है ना। जो भी गुरुकुल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ते थे, उसके साथ साथ वो भिक्षा भी मांगने जाते थे। भिक्षा मांगकर जितना भी भिक्षा लाते थे, उस भिक्षा से ही उनका खाना पीना सब कुछ होता था। उसी भिक्षा से जो गुरु होते थे उनके भी घर चलते थे, है ना। तो सारा का सारा उसी भिक्षा पर आधारित होता था, है ना। कोई भी किसी भी बच्चे से कोई भी शिक्षा नहीं ली जाती थी पढ़ने के लिए। मतलब उस समय शिक्षा जो थी वो निशुल्क होती थी। नेक्स्ट है आदर्श वातावरण।
उस समय पढ़ाई के लिए प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में जो वातावरण होता था शिक्षा का, वो आदर्श वातावरण होता था। आदर्श वातावरण कैसे, उसको समझिएगा। कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी मूवीज में या कहीं आपने सब पढ़ा होगा कि जो गुरुकुल वगैरह होते थे वो ऐसे कहीं पहाड़ों पर या कहीं जंगलों में आदि होते थे, मतलब खुली जगह पर होते थे, है ना। खुले आसमान के नीचे बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ मैंने फोटो में भी आपको दिखाया है, ये गुरु यहाँ बैठे हैं, पास में नदी है ना, यहाँ पेड़ हैं, पहाड़ हैं, और बच्चे जो हैं वो सारे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। देखो कितना अच्छा एक आदर्श वातावरण यहाँ दिख रहा है ना। तो एक आदर्श वातावरण में ज्ञान प्राप्त करते थे बच्चे। जबकि आज की ज्ञान परंपरा में देखा होगा आपने कि बच्चे जहाँ बैठे हैं, है ना, पास में रोड निकला हुआ है, वहां पर हॉर्न बज रहे हैं, मोटरसाइकिल्स की आवाज आ रही है, कार की आवाज आ रही है, हॉर्न बज रहे हैं जोर जोर से, है ना। उसके अलावा पास में कोई दुकानें हैं, कोई शॉप्स वगैरह है, तो वहाँ लोगों की चिल्लाने की, लोगों की बोलने की, बात करने की आवाज आ रही है, और वहीं पर बैठकर बेचारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। बच्चे थोड़ा सा ध्यान फोकस करे पढ़ाई पर, तभी बाहर से कोई आवाज आ जाती है, तो बच्चे का वापस ध्यान बाहर चला गया, यार ये क्या बजा। बाहर से कोई चिल्ला दिया, बच्चे का फिर ध्यान चला गया कि यार ये कौन बोल रहा है, ये क्या है ना। तो कहीं ना कहीं आज पढ़ाई के लिए वो आदर्श वातावरण है ही नहीं जो उस समय हुआ करता था, है ना। उस समय वातावरण ही अलग होता था। स्टूडेंट जो है पूरी तरह से अपना जो ध्यान है वो पढ़ाई पर केंद्रित करते थे। नेक्स्ट, मौखिक स्वरूप। उस समय शिक्षा का जो स्वरूप था वो मौखिक होता था। ऐसा नहीं होता था कि टीचर पढ़ा रहा है और बच्चों से फिर नोट्स बनवाता है, फिर उनकी कॉपीज चेक करता है, फिर उन्हें नंबर देता है ना। ऐसा नहीं होता था। उस समय क्या होता था, गुरु बोलता था, स्टूडेंट जो उनके शिष्य होते थे वो उसको बैठकर सुनते थे, और सुनकर ही वो उन चीजों को एनालिसिस करते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। मतलब जो कुछ भी गुरु ने कहा उसको वो मौखिक रूप से ही याद रखते थे, मौखिक रूप से ही सुनते थे, है ना। जैसे हम कोई कहानी सुनते हैं ना, उस टाइप से वो उस ज्ञान को ग्रहण करते थे, है ना। मौखिक स्वरूप ही होता था किसका, शिक्षा का। जबकि आज तो आपने देखा होगा ना, मौखिक कम है, पूरा रिटर्न स्वरूप ही है किसका, हमारी शिक्षा का। नेक्स्ट हम बात करें तो गुरुकुल पद्धति। उस समय गुरुकुल पद्धति होती थी, है ना। बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल जाना पड़ता था। चाहे वहाँ अ, राजा का बेटा हो, चाहे वहाँ ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे वहाँ कोई वैश्य का बेटा हो, है ना। जो भी समाज के जो वर्ण थे जो गुरुकुल जाते थे, वो सब एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे, एक जैसे कपड़े पहनते थे, है ना। आपने देखा होगा ना, आज भी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म रखी जाती है। तो कभी आपने सोचा आखिर में क्यों स्कूलों में बच्चों की एक जैसी यूनिफॉर्म होती है? हम कई बार ये प्रश्न करते हैं ना कि यार स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्यों है स्कूल में। तो कभी आपने सोचा स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म होने के पीछे क्या कारण है? तो एक जैसी यूनिफॉर्म होने के पीछे के जो कारण है, कहीं ना कहीं हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से ही ये कॉन्सेप्ट निकला है। हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में भी बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। राजा का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे वैश्य का बेटा हो, कोई किसी भी वर्ण का बेटा जो वहां पर बैठा हुआ है, जो पढ़ रहा है, वो एक जैसे ही कपड़े पहनते थे, एक जैसे ही उनके बाल वगैरह होते थे, सब कुछ एक जैसा। तो स्कूलों में भी एक यूनिफॉर्म इसीलिए रखी जाती है क्योंकि स्कूलों में भी पैसे वाले के भी बच्चे पढ़ते हैं, निर्धनों के भी बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर कोई भी ड्रेस कोड नहीं होगा, है ना। ड्रेस कोड इसलिए नहीं रखा हुआ है कि आपकी पहचान हो जाए कि आप उस स्कूल के बच्चे हो। ड्रेस कोड के पीछे का जो मेन कारण है, वो मेन कारण यही है कि बच्चों में भेदभाव ना दिखे। क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर ड्रेस कोड नहीं होता तो जो पैसे वाले का बच्चा है वो बड़े महंगे महंगे कपड़े पहन कर आता, जो गरीब का बच्चा है वो उतने महंगे, उतने अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता। तो कहीं ना कहीं बच्चों में ही भिन्नता दिखती ना। और शिक्षा जो है, ज्ञान जो है, इसी भिन्नता वाली सिचुएशन में या ऐसे भिन्नता वाले वातावरण में प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए स्कूलों में भी ड्रेस कोड है, बच्चे जो हैं वो एक ही ड्रेस में आते ताकि सब समान दिखे, है ना। तो उस समय भी ये गुरुकुल पद्धति थी, है ना, जिसमें कि सभी जो बच्चे हैं या जो जो सभी अ, विद्यार्थी जो शिष्य हुआ करते थे, वो एक जैसे ही गुरुकुल में रहते थे, वहीं खाते पीते थे और वहीं पर वो पढ़ाई करते थे, सभी भिक्षाटन करते थे और
गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। नेक्स्ट है दंड व्यवस्था। उस समय दंड व्यवस्था का भी प्रावधान था, मतलब बच्चों को दंड व्यवस्था, मतलब अगर कोई स्टूडेंट गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, या कोई स्टूडेंट पढ़ने में कमजोर है, कोई स्टूडेंट अच्छे से ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहा, तो उसके लिए दंड की भी व्यवस्था थी। दंड व्यवस्था में अब ऐसा नहीं कि उसको 1 साल के लिए जेल में डाल दिया, या दंड व्यवस्था में मतलब ऐसा नहीं कि उसको कोई कोड़े मारे गए, है ना, ऐसी दंड व्यवस्था नहीं। दंड व्यवस्था से तात्पर्य, जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी गुरु की बात नहीं मानता, या कोई भी विद्यार्थी जो अ, अ, गुरु जो उसको जिस रूप में ढालना चाह रहा, वो अपने जो दुर्गुण है उनको दूर नहीं कर रहा, मतलब जो दुर्गुणी है ना, तो गुरु उनके लिए क्या करता था, दंड का भी विधान करता था। और दंड कैसे होते थे, जैसे झाड़ू निकालना, जो गाय वगैरह होती थी गुरुकुल में, तो उन गायों की सेवा दे दी जाती थी कि भाई तुमने ये गुनाह किया है, अब 10 दिन तक तुम ये गाय जो है इसकी जो पूरी सेवा है वो तुम करोगे, या तुम इसके लिए चारा लेकर आओगे, या आज खाना तुम बनाओगे, या आज झाड़ू तुम लगाओगे, आज बर्तनों को तुम साफ करोगे। इस प्रकार के दंड उस समय हुआ करते थे, है ना, तो दंड व्यवस्था का भी विधान था। आज भी दंड व्यवस्था का विधान है, आज भी टीचर मारते हैं बच्चों को, हालांकि अब तो विलुप्त हो चुकी है पद्धति, आज भी कहीं कहीं ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आज तो लगभग 90%, 95% तो ये चीजें विलुप्त हो चुकी चुकी हैं, है ना। टीचर स्टूडेंट को कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर बच्चों को एक मार भी देना टीचर, तो उस पर भी बड़े हंगामे हो जाते हैं, है ना। न्यूज़ चैनलों तक उस पर बातें होने लगती हैं कि आखिर में एक शिक्षक ने एक शिक्षक को एक चांटा भी मार दिया। घर वाले जो हैं वो शिक्षक के नाम की रिपोर्ट कर देते हैं कि इसने मेरे बच्चे को मारा कैसे, है ना। लेकिन आपने देखा होगा आज से ही 20, 25, 30, 40 साल पहले, या आज से ही हम 20 साल पहले की भी बात कर लें, या आपके घर में भी जो बड़े बुजुर्ग हो उनसे पूछेगा कि वो जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनके टीचर किस प्रकार से उनकी धुलाई करते थे, है ना, किस प्रकार से उनकी कुटाई होती थी स्कूलों में। तो टीचर तो पहले भी मारते थे, अब जरूर ये चीजें थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन दंड व्यवस्था तो हमारी शिक्षा पद्धति में भी है। चलिए नेक्स्ट, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा से तात्पर्य यह है कि बच्चों को गुरुकुल में एक अच्छा इंसान कैसे बने ये शिक्षा तो दी ही जाती थी, साथ ही साथ एक व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, ताकि जो वैश्य के बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं, या अदर जो भी लोग हैं, है ना, जो अपनी जीविका को कैसे चलाएंगे ये भी शिक्षा दी जाती है। जैसे खेती कैसे करना है उसके नियम बताए जाते थे, है ना, ताकि बच्चे जो हैं जब गुरुकुल में शिक्षा कंप्लीट करें और जब अपने घर जाएं तो वहाँ अगर खेती करें तो उन्हें वो सारी चीजें वहाँ सिखाई जाती थी। उन्हें चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी कि अगर कोई चिकित्सक बनना चाहता है तो वो शिक्षा दी जाती थी। उन्हें जो और भी जैसे गाय पालन या और भी जो उस समय पशुपालन की जो शिक्षा होती थी वो उन्हें दी जाती थी, है ना। तो इस प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा का भी विधान था गुरुकुल में। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में व्यावसायिक शिक्षा, जैसे मूर्ति बनाने की शिक्षा, मिट्टी के बर्तन बनाने की शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा भी यहाँ दी जाती थी, है ना। आज भी होता है ऐसा। आज भी आप जब स्कूलों में पढ़ते हो तो आपको पता है ना कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, अगर कोई विज्ञान वाला सब्जेक्ट है या कोई इस प्रकार के सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर फार्मिंग का भी ज्ञान होता है, वहाँ पर बायो का भी ज्ञान होता है। तो कभी आपने सोचा नहीं कि यार मुझे डॉक्टर थोड़ी ना बनना है, मुझे बायो का ज्ञान क्यों दे रहे हो, मुझे किसान थोड़ी ना बनना है तो मुझे खेती का ज्ञान क्यों दे रहे हो। किताबों में होता है ना खेती का ज्ञान, सबका ज्ञान होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से ही चीजें जो हैं ये जुड़ी हुई हैं आज भी, है ना। उस समय व्यावसायिक शिक्षा भी बच्चों को दी जाती थी। गुरु शिष्य संबंध उस समय बड़े मधुर होते थे। शिष्य जो है वो अपने गुरु को अपने पिता तुल्य मानते थे। गुरु की किसी भी बात का, जो बच्चे हैं वो किसी भी बात, कोई भी बात हो, कोई भी आज्ञा हो, बच्चा शिष्य जो होते थे उसे किसी भी कीमत पे उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। आपने एक आरुणि की कथा सुनी होगी, है ना, कि आरुणि को जब गुरु ने खेत पर जो फसल है वो सिंचाई के लिए भेजा था, और जो मेड़ नहीं बन रही थी मिट्टी से, तो आरुणि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं सो गया वहां पर, है ना, कि गुरु ने कहा है तो मैं वो काम जरूर करूंगा। तो उस समय ऐसे संबंध हुआ करते थे गुरु और शिष्य के, है ना। गुरुकुल में जाते थे, गुरु खेती करते थे, तो जो शिष्य होते थे ना वो बिल्कुल उसमें मदद करते थे, है ना। एक बेहतरीन इंसान बनाया जाता था गुरुकुल में। उच्च नीच के भेदभाव को मिटाया जाता था गुरुकुल में, ठीक है। तो गुरु शिष्य संबंध बड़े मधुर और बड़े
बड़ी सम्मानजनक स्थिति थी। गुरु और शिष्य, शिष्य जो है गुरु का हमेशा सम्मान और आदर करता था। नेक्स्ट, दिनचर्या। एक प्रॉपर दिनचर्या होती थी, है ना। दिनचर्या से तात्पर्य है कि भाई ऐसा नहीं है कि सुबह 10 बजे उठना है कि 12 बजे उठना है, नहीं। प्रॉपर दिनचर्या, सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे चाहे कैसा भी मौसम हो, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, उठकर नहाना धोना है, फिर उसके बाद जो भी उनके दैनिक कर्म है, पूजा पाठ वगैरह वो करना है, फिर इतनी बजे योग करना है। मतलब सारा सुबह से लेकर शाम तक का फिक्स होता था। कितनी बजे खाना मिलेगा, कितनी बजे क्या होगा, सारी चीजें जो है उनकी एक प्रॉपर दिनचर्या होती थी। उसके साथ पावनता तथा पवित्रता की भावना। गुरुकुल में पावनता तो होती ही थी, है ना। पावनता के साथ साथ पवित्रता का भी ध्यान रखते थे। पवित्रता या पावनता की यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा कि हम भी जब स्कूलों में थे तो उस समय ऐसा होता था कि हम खाना भी खाते थे ना, तो सबसे पहले एक प्रार्थना बोलते थे, है ना। हम फिर उसके बाद उस खाने को खाते थे। हालांकि आज तो मैं बोलता रहा हूँ कि वेस्टर्न चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। पहले स्कूलों में ये चीजें सामान्य थी कि स्कूलों में खाना खाने से पहले कुछ भोजन मंत्र वगैरह बोले जाते थे, फिर खाना ग्रहण किया जाता था। आज तो ये चीजें विलुप्त हो चुकी हैं क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो आपको ये टॉपिक पढ़ाकर यही बता रहे हैं कि भाई हम आप भारतीय ज्ञान परंपरा को समझो कि भारतीय ज्ञान परंपरा कैसी है। आपने देखा होगा ना, आज भी हम पढ़ते हैं, कोई किताब हो, कोई पेन हो, अगर गलती से भी इसको पैर लग जाए तो हम जो है ऐसे इसको सिर लगाते हैं, ऐसे धोक देते हैं, है ना। किसी कॉपी पर पैर लग जाए तो हम उसको ऐसे वापस से उसको सिर लगाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, है ना। क्योंकि हमारे मन में हमारी शिक्षा के प्रति, किताबों के प्रति, या जो भी हम लिखने पढ़ने के जो भी हमारे सोर्स हैं उनके प्रति हम जो है आदर करते हैं। हमारी जो पवित्रता, या हम जो है हम हमारे मन में उनके प्रति आदर है, सम्मान है ना। ये सारी चीजें पावनता, पवित्रता के साथ मतलब शिक्षा दी जाती थी उस समय भी, आज भी ये चीजें हम करते हैं। लेकिन अगर आप विदेशों में जाओगे वहां ऐसा नहीं है, वहां लोग किताबों को भी लाते मार देते हैं। कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है ना, तो वो किताबों पे पैर रखकर भी खड़ा हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके मन में ये भाव है ही नहीं, है ना। लेकिन हमारे मन में भाव है, ये विद्या है ना, इसका अपमान नहीं करना है ना। हम बिल्कुल एक पवित्रता और पावनता के साथ ये काम कर रहे हैं। उस समय भी ऐसे ही होता था। पढ़ना शुरू करते थे उससे पहले कुछ मंत्र बोले जाते थे, है ना। अगर गुरुकुल में मान लीजिए जो कुछ शिष्या वगैरह होती थी, क्योंकि हमने आगे देखा था ना कि जो महिलाएं हैं उनको भी गुरुकुल जाने की अनुमति थी, लड़कियां भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करती थी। तो लोगों के जो विचार हैं उनके प्रति वो एकदम पवित्र होते थे, है ना। किसी भी प्रकार के कोई अपवित्र विचारों को मन में नहीं लाया जाता था। मतलब पूरी तरह से जो शिक्षा पद्धति थी वो पूरी तरह से पावनता और पवित्रता की भावनाओं से जुड़ी हुई थी, है ना। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण। ये एक बड़ी मेन विशेषता है, चरित्र निर्माण। उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी उसका जो मूल उद्देश्य हुआ करता था वो हुआ करता था चरित्र का निर्माण। आखिर में एक बेहतरीन इंसान के चरित्र का निर्माण कैसे किया जाए। आपने देखा होगा ना, पहले के कई सारे राजा महाराजाओं की हमने कहानियां सुनी है कि वो कई बार अ, अर्श से फर्श पर भी गिरे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने न तो हिम्मत हारी, न कभी भी उन्होंने अपनी मानवता को छोड़ा। वो हमेशा अ, अ, यही प्रयास करते थे कि वापस से हम कैसे प्रयास करें और वापस से कैसे फर्श से हम अर्श तक पहुंचे, है ना। तो एक बेहतरीन इंसान बनाया जाता था, उसके एक बेहतरीन चरित्र का निर्माण किया जाता था। ये शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य या मूल विशेषता होती थी। आज शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना। अब नौकरी प्राप्त करने में बहुत सारे लोग नौकरी प्राप्त करके आईएएस बन गए, लेकिन कई बार फिर वो भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, है ना। आप देखते हो ना, कई बार भ्रष्टाचार में बहुत सारे आईएएस आईपीएस जो हैं उन्हें अरेस्ट किया जाता है भ्रष्टाचारों के मामले में। तो वो नौकरी तो प्राप्त कर लिया उन्होंने, परंतु क्या वो अपने एक अच्छे चरित्र को निर्मित कर पाए क्या? नहीं। आपने कई बार देखा होगा, ऐसी खबरें भी आपने देखी होगी कि जो उच्च पद पर आसीन जो अधिकारी, या किसी भी पद पर आसीन जो अधिकारी या कोई भी व्यक्ति हो, तो वो किसी भी महिला के साथ कोई दुष्कर्म करना, जबरदस्ती करना, इन चीजों से डरते नहीं है। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि उन्होंने शिक्षा तो ग्रहण की, परंतु वो एक बेहतरीन चरित्र वाला इंसान नहीं बन पाया। तो उस समय जो मेन जो बात हुआ करती थी शिक्षा में, या मेन उद्देश्य जो हुआ करता था, वो हुआ करता था एक एक व्यक्ति को कैसे उच्च आदर्श वाला, कैसे एक अच्छा इंसान, या एक कैसे उस व्यक्ति के चरित्र को एक
अच्छा चरित्र बनाया जाए, एक व्यवस्थित या हम यूं कहें एक बेहतरीन चरित्र का निर्माण किया जाए, है ना, ताकि इंसान न झूठ बोले, न चोरी करे, न किसी महिला के प्रति उसके मन में कोई बुरी भावनाएं हो, है ना, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाती थी। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताई। उस समय की शिक्षा पद्धति, जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी, उस प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की क्या विशेषताएं होती थी, उन विशेषताओं को हमने बात की। हो सकता है यहीं से कोई एग्जामिनर प्रश्न कर ले कि निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की नहीं रही या रही है ना। तो हो सकता है इसमें से कोई ऑप्शन में हो बाह्य नियंत्रण से मुक्ति, या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करवाना या देना, या संतुलित या समुचित विकास पर ध्यान, है ना, गुरुकुल पद्धति, है ना, दंड व्यवस्था, है ना, इस प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं। तो अच्छे से आपको प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना है। ये चीजें आपको इसीलिए सिखाई जा रही हैं कि आज कहीं ना कहीं हम हमारी ज्ञान परंपरा को भूलते जा रहे हैं। आज हम हमारी जो ज्ञान परंपरा है उससे दूर होते जा रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, है ना। हम भूल रहे हैं कि भाई हम कौन, हमारे जो पूर्वज थे, उनकी जो शिक्षा पद्धति थी वो कैसी थी, है ना। आज दुनिया भारत से सीख रही है और भारत जो है वो दुनिया को फॉलो करने में लगा हुआ है ना। आपने देखा होगा ना, लोग देख रहे हैं भारत को कि यार कैसे एक बेहतर जीवन जिया जाता है ना, कैसे एक जो सामूहिक परिवार है उसमें रहा जाता है। विदेशों में आपने देखा होगा ना, शादी होने के बाद जो बेटा है तुरंत पिता से अलग हो जाता है ना, साथ में नहीं रहा जाता, बहुत कम ही है जो साथ में रहते हैं, है ना। भारत में आज भी आपको ऐसे सामूहिक परिवार देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आज भी हमारी जो ज्ञान परंपरा है, जरूरी नहीं कि हमने स्कूलों में, घर में भी सीखा है ना, बहुत सारे संस्कार हमने घरों से ही ग्रहण किए हैं। तो आज हम उन सारे संस्कारों से दूर जा रहे हैं। जो विदेशी लोग हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग हैं, वो इसे देख रहे हैं कि यार कैसे इतना अच्छा कल्चर किसी का हो सकता है कि जहाँ सब लोग इतने सम्मान भाव से, या सब लोग इतने आदर से, या सब लोग इतनी खुशी से एक साथ रह रहे हैं, है ना। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को सिलेबस में ऐड करने के पीछे, और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को आप जानो, इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि आप भारत को जानो, आप हमारे भारत को जानो कि आखिर में हमारा भारत कितना श्रेष्ठ था, कितना श्रेष्ठ है। और आप और हम अगर इस संस्कृति की रक्षा करेंगे तो भारत हमेशा ही श्रेष्ठ रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताओं को देखा और समझा। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में उद्देश्य क्या होते थे, है ना। मतलब आज शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आज ज्ञान परंपरा का उद्देश्य क्या है। आज ज्ञान परंपरा का उद्देश्य है नौकरी प्राप्त करना। आज ज्ञान परंपरा का उद्देश्य क्या है, एक अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए, क्योंकि जॉब होगी तो शादी अच्छी होगी, है ना। बहुत सारे लोग तो यही बोलते हैं कि सर अच्छी नौकरी होगी तो अच्छी जगह शादी हो जाएगी। कुछ नहीं, क्योंकि आजकल सबसे पहला प्रश्न ही यही होता है कि लड़का क्या करता है ना, लड़का क्या करता है, यही सबसे पहला प्रश्न है। तो लड़का क्या करता है, तो भाई ये बताने के लिए कुछ तो जवाब हमारे पास होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए ना कि लड़का ये करता है या लड़का ये पढ़ रहा है ना। तो स्टूडेंट, आज पढ़ाई का यही उद्देश्य है। आज आपने देखा देखा भी होगा, काफी सारे गांवों में, शहरों में, जो छोटे शहर हैं, गांव हैं, जहाँ पर इनकम के सोर्स नौकरी के अलावा दूसरे भी होते हैं, जैसे कोई बिजनेस हो गया, खेती वगैरह हो गया, पशुपालन हो गया। तो वहां पर बच्चों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, वहां पर ये कहा जाता है बस इतना पढ़ लो कि किताब पढ़ना आ जाए, तुम्हें कौन सी नौकरी करना है, तुम्हें कौन सी नौकरी करवाना है, हमें तुमसे कौन सी नौकरी करवाना है, ये कह दिया जाता है कि नहीं पढ़ना। बच्चों को पढ़ने ही नहीं देते कि अरे भाई कौन सी नौकरी करवाना है, अपने तो बहुत जमीनें हैं, खेती करेंगे अपन, अपन तो वैसे ही करोड़पति, अपना तो खुद का बिजनेस है ना, अपना तो खुद का बिजनेस है, करोड़ों रुपए कमाते अपन, पढ़ने की कहाँ जरूरत है, थोड़ा बहुत पढ़ लो, 8वीं 10वीं तक पढ़ लो, बहुत है। और उतना ही बच्चे के मन में भी यही मेंटेलिटी होता है, अरे मुझे पढ़कर क्या करना है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य हम आज क्या समझ रहे हैं, शिक्षा का उद्देश्य आज हम समझ रहे हैं पैसा कमाना, परंतु वास्तविकता में शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है। वास्तविकता में शिक्षा का उद्देश्य है आपके चरित्र का निर्माण करना। आप जितना ज्यादा पढ़े लिखे होंगे ना, आप में उतनी ही ज्यादा विनम्रता होगी। आप जितना ज्यादा पढ़े लिखे होंगे ना, आप में उतनी ही ज्यादा शालीनता होगी, है ना। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री आपने की हुई है, आप में विनम्रता नहीं है, आप में शालीनता नहीं है,
बड़ों का सम्मान, छोटों के प्रति आपके मन में प्रेम या आदर की भावना नहीं है, तो फिर आपकी वो पढ़ाई वेस्ट है। आप बस रट के पास हुए हो, आपने शिक्षा को समझा नहीं है। आज भी अगर आप बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी जो विषय जो बड़ी बड़ी जो एजुकेशंस हैं, जो हायर एजुकेशंस हैं, अगर आप उनमें सब्जेक्ट्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको देखकर लगेगा कि हाँ सच में अगर पढ़ने से सिर्फ नौकरी ही नहीं मिलती है, पढ़ने से एक अच्छा और बेहतरीन चरित्र भी मिलता है। परंतु आज हमने जो उद्देश्य बना लिया, वो उद्देश्य क्या बना लिया? नौकरी। पढ़ना है नौकरी के लिए। कोई कहते हैं कि भाई बीए कर लो, नौकरी मिल जाए, कर ली। फिर किसी ने बोला यार बीए से नहीं, एमए करो। एमए करोगे तो एक वैकेंसी आती है, उसमें जो है ना स्नातकोत्तर मांगते हैं, तुम एमए भी कर लो। बस एमए भी कर ली, है ना। किसी ने कहा कि एमएससी कर लो, वो कर लिया। किसी ने कहा बीई कर लो, वो कर लिया। क्यों कर रहे हैं? बस नौकरी के लिए, है ना। बस किसके लिए? नौकरी के लिए। सीखना और अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए कोई नहीं पढ़ रहा है। उस समय प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा जो दी जाती थी, वो दी जाती थी चरित्र, कैसे इंसान का अच्छा बने। क्योंकि इंसान का जितना अच्छा चरित्र होगा, उतने जितने अच्छे उसके भाव होंगे, उतने ही अच्छे उसके कर्म होंगे। सोचिए आज आपका चरित्र ऐसा है कि भाई मुझे किसी भी कीमत में भ्रष्टाचार नहीं करना, मुझे राष्ट्र हित में सोचना है, मुझे देश प्रथम इस भाव से काम करना है, तो आप कभी भी कोई भ्रष्टाचार नहीं करोगे। आप कभी भी किसी गरीब का कोई बुरा नहीं करोगे। बुरा गरीब और अमीर का नहीं, बुरा बुरा ही होता है। आप गरीब के साथ करो या अमीर के साथ करो, है ना, बुरा बुरा ही होता है। तो आप किसी के भी साथ कोई बुरा नहीं करोगे। आप गरीबों के उत्थान में काम करोगे, जिस पद पर आप हो। क्योंकि आप जब पीएससी पास करोगे, आप एक अधिकारी बनोगे। और एक अधिकारी का क्या कर्तव्य होता है? एक अधिकारी का कर्तव्य यही होता है, वो जो है समाज में बदलाव लाए, समाज में जो लोग पिछड़े हुए लोग हैं उनका उत्थान करें, सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाएं। सरकार जो उन लोगों के लिए काम कर रही है, जिन लोगों के लिए, उन लोगों तक उन कामों को पहुंचाए, है ना। तो ये काम एक अधिकारी के होते हैं। तो आपके मन में जब इस प्रकार की भावना होगी, मतलब जब आपका चरित्र अच्छा होगा, तभी तो आप एक अच्छे अधिकारी भी बनेंगे। जब आपका चरित्र ऐसा है कि यार डीसी बन जाऊंगा तो 1 लाख रुपए तो मुझे वहां से कमा लूंगा, 2 लाख रुपए वहां से कमा लूंगा, 10 लाख वहां से कमा लूंगा, अच्छे से 10-15 लाख तो मेरे महीने के हो जाएंगे। एक अच्छा सा बंगला बनाऊंगा, एक अच्छी से महंगी कार लूंगा, विदेश घूमने जाऊंगा। तो सोचिए, आप देश हित के लिए सोच रहे हैं क्या? आप राज्य हित के लिए सोच रहे हैं? आप राष्ट्र हित के लिए सोच रहे हैं? आप जनहित के लिए सोच रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको अधिकारी तो इसीलिए बनाया गया था कि आप जनहित में सोचें, आप राष्ट्र हित में सोचें, आप देश हित में सोचें। आप तो बस खुद का हित सोच रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपने शिक्षा तो ग्रहण की, लेकिन आप अपने अपने चरित्र को बेहतरीन नहीं बना पाए। और अगर चरित्र को बेहतरीन बनाना है, तो आपको फिर प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को भी सीखना पड़ेगा। आपको अच्छा अच्छा चरित्र क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका चरित्र अच्छा होगा, है ना, आपको इथिक्स वगैरह पढ़ाया जाता है ना, सारी चीजें, आपका चरित्र अच्छा होगा तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे। कई बार तो क्या होता है कि लोगों को यूं कहा जाता है कि भाई ये काम मत करो, ये स्वास्थ्य के लिए बुरा है ना, कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इससे जो है फेफड़े खराब होते हैं। लोग नहीं मानते, चलो खराब हो रहे तो मेरे हो रहे, क्या फर्क पड़ता है। अब वहीं अगर इस बात को ऐसे कहा जाए कि सिगरेट नहीं पीना है, उससे वो भगवान नाराज होते हैं, है ना। कोई भी एक भगवान है कि भाई वो नाराज होते हैं सिगरेट पीने से। सिगरेट अगर पीते हो तो उन कुदृष्टि पड़ती है, सिगरेट अगर पीते हो तो वो तुम्हारा बुरा करेंगे। मतलब इस टाइप से अगर डराया जाए तो इंसान जल्दी समझ जाता है ना, कि अगर मैं सिगरेट पीऊंगा तो मेरे साथ ये बुरा हो जाएगा। तो फिर इंसान जो है ना उस काम को करने से डरता है ना। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में भी लोग अवैध काम ना करें, लोग गलत काम ना करें, को डराने के लिए ये चीजें बताई जाती थी कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये वाले देव नाराज होंगे, जिससे तुम्हारा ये बुरा हो सकता है। इस जन्म में हो सकता है तुम खुश रहो, अगले जन्म में तुम्हें दुख होंगे, है ना। इस प्रकार की चीजें जो आप पढ़ेंगे, जब दर्शन शास्त्र वगैरह हम पढ़ेंगे, वहां पर इन चीजों पर बड़ी लंबी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यही सारी चीजें थी। तो लोग कई बार तो सीख के या कई बार डर के एक बेहतरीन चरित्र वाले इंसान बन जाते थे कि मुझे किसी भी स्त्री पर गलत नजर नहीं रखना, मुझे चोरी नहीं करना, उससे जो है ऊपर वाला देख रहा है, वो मेरे साथ आज नहीं तो कल बुरा करेगा, है ना। तो हम उस डर से भी एक
हमारे चरित्र को बिल्कुल मेंटेन रखते हैं, एक अच्छे चरित्र को मेंटेन रखते हैं। तो उस समय की जो शिक्षा होती थी उसका मेन उद्देश्य हुआ करता था एक अच्छा चरित्र कैसे निर्मित किया जाए इंसान का, एक अच्छा चरित्र कैसे बने, क्योंकि अच्छा चरित्र होगा अच्छे कर्म होंगे, और अच्छे कर्म होंगे तो उसका फल भी अच्छा होगा, मतलब आपका मोक्ष होगा। उस समय की ज्ञान परंपरा का ये उद्देश्य था कि मोक्ष कैसे मिले, मोक्ष कैसे प्राप्त हो, मोक्ष मतलब दुखों से कैसे निवारण मिले, है ना। बौद्ध धर्म की बात करें तो वहां मोक्ष को कहा गया है निर्वाण, है ना। निर्वाण कैसे मिले, ये निर्वाण है ना, निर्वाण कैसे प्राप्त हो, चरित्र निर्माण कैसे अच्छा हो, संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। वहां पर शिक्षा का उद्देश्य ये भी था ताकि आप अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सको, आप अपनी संस्कृति का प्रसार कर सको। आज हम हमारी संस्कृति का संरक्षण शायद नहीं कर रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा ना, आज हम अ, पाश्चात्य संस्कृति को ही फॉलो कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे हद तक, है ना। स्कूलों में भी आजकल वही सारी चीजें हो रही हैं जो पाश्चात्य संस्कृति में होती हैं, है ना। हम हमारी संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो हमारी संस्कृति बचेगी कैसे। लेकिन उस समय की जो ज्ञान परंपरा थी उसमें संस्कृति को बचाने पर जोर दिया जाता था, कैसे हम हमारी भारतीय संस्कृति को बचाएं, है ना। खाना खाने से पहले हाथ जोड़कर उस खाने को नमस्कार किया जाता था स्कूलों में भी पहले, आज से 10 15 20 साल पहले जब मैं पढ़ता था स्कूल में, तो मैंने जरूर ये सब किया है और देखा भी है कि खाना जब लंच होता था दोपहर में, तो इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो कोई सा भी स्कूल हो वहां पर ये सारी चीजें होती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे कम्युनिकेशन के सोर्स बढ़े, सोशल मीडिया, टीवी वगैरह ये सारे बड़े, हमने देखा यार विदेशों में तो ऐसे पढ़ते हैं, जूते पहन पहन के बैठ कर पढ़ते हैं। पहले स्कूलों में तो जूते पहन के आप बैठ भी नहीं सकते थे, जूते खोल कर बैठना पड़ता था, है ना। नीचे फर्श पर बैठकर पढ़ना होता था, है ना। आज बिल्कुल जूते पहन के पढ़ो, खाना वहीं पर खा लो, कोई कुछ नहीं। और अगर कोई ऐसा करे खाना खाते समय हाथ भी जोड़ ले तो लोग हंसते हैं उस पर, अरे ये खाना खाते समय हाथ जोड़ के खाना खाता है ना। तो बताइए हमारी संस्कृति को कौन नष्ट कर रहा है, कोई विदेशी आकर नष्ट कर रहा है, नहीं। उन्होंने तो बस बता दिया कि भाई ये हमारी संस्कृति और देखो हम बड़े खुश हैं, और अपन लग गए पीछे कि यार ये हमें फॉलो करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमारी संस्कृति का बचाव हम ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और हमारी संस्कृति के बचाव के लिए हमें कोई तलवार नहीं उठाना है, हमारी संस्कृति के बचाव के लिए जो हमारी संस्कृति के जो बेसिक रूल्स हैं बस उन्हें फॉलो करना है। और बेसिक रूल्स हमारी संस्कृति के यही हैं कि हम एक अच्छे इंसान बन जाए, हम हर निर्जीव वस्तु हो चाहे सजीव वस्तु हो सभी के प्रति हमारे मन में आदर हो, क्योंकि हमारी संस्कृति यही कहती है ना। घर में कोई बर्तन है अगर उसको भी लात या ठोकर लगती है तो हम उसको भी ऐसे धोक देते हैं, है ना, क्योंकि हमारी हमारी संस्कृति कहती है चाहे निर्जीव है ना, चाहे सजीव है, हम सब में आदर वाला भाव हम रखते हैं, है ना। ये हमारी संस्कृति है। तो उस समय शिक्षा का उद्देश्य यही हुआ करता था कि ताकि संस्कृति का संरक्षण रहे और संस्कृति का प्रसार रहे। संस्कृति का संरक्षण तभी संभव है जब संस्कृति के बारे में लोगों को बताया और सिखाया जाएगा। जब लोग संस्कृति को जानेंगे ही नहीं तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। मानविक मूल्यों का विकास, है ना। मानविक मूल्य क्या होते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई कुत्ता है और उसको किसी ने पत्थर मारा तो हमें ऐसा लगता है यार बहुत, मतलब हमें दर्द होता है कि यार बेचारे को किसी ने मारा, या कुत्ता कहीं पर भूखा है तो हम उसको खाना दे देते हैं। मतलब जो मानविक मूल्य होते हैं, मतलब जो मानव होने के नाते जो हमारे कर्तव्य हैं, है ना। तो मानव होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के बारे में पढ़ाया जाता था। मानविक मूल्यों का विकास ये उद्देश्य था प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का, है ना स्टूडेंट। तो आप प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताओं को भी समझे होंगे, आप प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के उद्देश्य को भी समझे होंगे, और अब कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को सिलेबस में ऐड करने के पीछे भी क्या उद्देश्य है ना। मैंने कहा ना, संस्कृति को जानेंगे, संस्कृति को फॉलो करेंगे तभी संस्कृति बचेगी। मैं संस्कृति फॉलो करने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप धोती पहन कर घूमो, है ना, या आप जो है बिल्कुल आ, वैसे बन जाओ जैसे गुरुकुल में जो लोग जाते थे पढ़ने, या आप बोल दो सर ठीक है आप भी हमें कहीं जंगलों में पढ़ाओ, अब हम वहीं पढ़ने आएंगे, है ना, अब हम घर में नहीं पढ़े। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। संस्कृति को फॉलो करने से मेरे, संस्कृति को फॉलो करने का मतलब है कि जो हमारी संस्कृति के जो आदर्श हैं, जो हमारी संस्कृति के जो एक बेहतरीन चरित्र निर्माण कैसे किया जाए, वो जो सिद्धांत हैं हमें उन सिद्धांतों को फॉलो करना है। हमें
राष्ट्र हित में काम करना है, क्योंकि कल से आप एक अधिकारी बनोगे। आप जब अधिकारी बनोगे तो प्रशासन जो है वो आपके हाथ में होगा। लोगों को कैसे मदद आपके द्वारा पहुंच सकती है वो काम आपको करना है, कैसे राष्ट्र का हित हो सकता है वो काम आपको करना है ना। तो ये सारी चीजें पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि हम जो है हमारी संस्कृति को बचाएं, उसके साथ साथ आप जो है एक बेहतरीन इंसान भी बनो। आप अवगत तो हो इन चीजों से कि आखिर में हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा कैसी थी, है ना। आप अ, आप जो है बहुत आवारा किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन किसी ने आकर कहा कि भाई तुम्हारे जो दादा थे ना, या तुम्हारे जो परदादा थे, वो इस टाइप के व्यक्ति थे कि गांव में या शहर में उनकी चलती थी, लोग उनका सम्मान करते थे, वो किसी को भी तू तुकारे से बात नहीं करते थे, वो किसी को गाली तक नहीं देते थे। तो ये सुन के आपका भी मन परिवर्तित होगा, कैसे कि यार मेरे परदादा, मेरे जो दादा थे वो इतने अच्छे व्यक्ति थे, तो अब यार मुझे भी इसी आवारागर्दी नहीं करना है। मैं भी अब लोगों को गालियां नहीं दूंगा, मैं भी अब किसी को भला भला बुरा नहीं कहूंगा, है ना। इस टाइप की सोच कहीं ना कहीं हमारी बनती है। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को जो हम सीखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें भी ये समझ में आता है कि यार हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी ज्ञान परंपरा अगर ऐसी रही है तो आज हम ये क्या कर रहे हैं, आज हम किस वे में जा रहे हैं, वो हमें जानने को, वो हमें सीखने को मिलता है। तो इन चीजों को सिलेबस में पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य यही है। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको गुरुकुल में जाकर लोगों को पढ़ाना है, आपको अपनी संस्कृति से अगर आप अवगत होंगे तभी तो आप समाज के लिए बेहतरीन कर पाओगे, है ना। तो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो आपको जानना बड़ी जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, चले तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम अगली क्लास में, जहां पर हम भारतीय इतिहास के अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, है ना। जो हमारा जो सिलेबस है इसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा उसको हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में जो वेद उपनिषद भारतवर्ष है ना, ये जो ग्रंथ वगैरह हैं जो उस समय पढ़ाए जाते थे बच्चों को शिक्षा में जो वेद पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, हम अगली क्लासेस में उन्हें देखेंगे। वेद कितने हैं, संख्या कितनी है, किसने लिखे, कब लिखे, कहाँ लिखे, इस वेद को किस नाम से जाना जाता है, तो उसके पीछे का भी क्या लॉजिक है ना। उपनिषद कितने हैं, उपनिषद में क्या लिखा है, ये सारी की सारी बातें हम अब अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चले तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी करना, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो है जैसे ही कोई भी वीडियोस आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड डे, गुड बाय।